मोशन इन अ प्लेन के इस चैप्टर में अब तक हमने जो पढ़ा वो है वेक्टर क्या होता है, और वेक्टर में हमने पढ़ा है वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स वेक्टर के अलग अलग टुकड़े करना। और इसके अलावा हमने पढ़ा है कैलकुलस। कैलकुलस मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन। मोशन इन ए प्लेन को समझने के लिए हमें वेक्टर का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। कैसे यूज़ करना पड़ता है, पहले इस बात को समझते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके बारे में हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में मोशन करता है और उसी लाइन के अलोंग उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन होते हैं। वहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही डायरेक्शन पॉसिबल थी, लेकिन दोनों डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में थी, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लेकिन मोशन इन प्लेन को समझने के लिए पहले हम इस एनिमेशन को देखते हैं। इस एनिमेशन में आप देखते हैं एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन एक प्लेन में है। अगर बोर्ड पर भी एक सर्कल बनाया जाता इस तरह से, तब भी वो 2 डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन कहलाता। इसमें हम देखते हैं ग्रीन कलर की एक बॉल है जो सर्कल में मूव कर रही है। अगर हम यहाँ पर एक टॉर्च रख दें तो उस टॉर्च की लाइट की वजह से इस ग्रीन बॉल की एक परछाई बनेगी और वो परछाई हमें सामने चलती हुई नज़र आ रही है। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो सामने वाली परछाई है ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स यहाँ ये वर्टिकल मोशन है। इसी तरह से अगर टॉर्च को हम ऊपर की तरफ रख दें तो इस बॉल की परछाई नीचे नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशन मोशन है, लेकिन इसकी जो परछाइयाँ हैं, जो एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों परछाइयाँ स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने वेक्टर रिजोल्यूशन किया था उसमें हम एक वेक्टर के अलग अलग कंपोनेंट ब्रेक किए थे, और आपको याद होगा हमने बताया था वेक्टर के कंपोनेंट वाकई में उसकी परछाइयाँ ही हैं जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मानते हैं। तो यहाँ पर भी 2 डायमेंशन मोशन 2 अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन से मिलकर बना है, और अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन एक एक्स एक्सेस जैसा और एक वाई एक्सेस जैसा है, मीन्स 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं 2 डायमेंशन मोशन कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट 1 डायमेंशन मोशन। अब हमारी समस्या ये है कि हम इस मोशन को, मीन्स 1 डायमेंशन मोशन को और इस मोशन को तो जानते हैं, लेकिन इन दोनों मोशन से 2 डायमेंशन मोशन कैसे बनाएं। तो तरीका हमारे सामने है। हम वेक्टर पढ़ चुके हैं और वेक्टर में हमने देखा वेक्टर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स एक वेक्टर के 2 अलग अलग पार्ट बनाना। तो पहले हम वेक्टर रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग एक 2 डायमेंशन मोशन के 2 अलग अलग पार्ट कर देंगे और दोनों 1 डायमेंशन मोशन होंगे। फिर वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके हम उन दोनों पार्ट्स के रिजल्ट को ऐड करके 2 डायमेंशन मोशन के रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल को करके देखते हैं। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Take g equal to 9.8 meter per second square. पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक हाइकर है जो 490 मीटर हाइट पर कहीं इस पॉइंट पर है और यहाँ से उसने एक स्टोन को फेंका है। फेंकने की जो स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड है और स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो यहाँ देखिए ये जो एरो है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हमने u माना है, और 15 मीटर पर सेकंड उसकी वैल्यू है। यहाँ से वो पत्थर गिरता है और जब हम पत्थर फेंकते हैं तो कुछ इस तरह की शेप में जाके गिरेगा
और ये गिरता हुआ इस पाथ पर आते हुए नीचे किसी पॉइंट पर टकरा जाता है। यहाँ पर हमने दो डायरेक्शंस शो की हुई हैं, एक तो एक्स एक्सेस के अलोंग और एक वाई एक्सेस के अलोंग। हमें यहाँ पता लगाना है ये कितने टाइम पर ज़मीन पर गिरता है और गिरते समय उसकी स्पीड क्या है। हम अभी बात कर रहे थे कि 2 डायमेंशन मोशन को दो अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन में कैसे रिजॉल्व करें। तो पहले हम यही समझते हैं। जैसे हमने उस घूमती हुई बॉल का एग्जाम्पल देखा था और जहाँ परछाइयाँ बनाई थी, ऐसे ही हम यहाँ पर भी सोचते हैं। मान लेते हैं बॉल अलग अलग पोजीशन अगर बॉल की बना दी जाती तो ये डिफरेंट पोजीशन होती। अगर ऊपर से आने वाली लाइट की परछाई देखते तो पहली परछाई यहाँ होती, दूसरी परछाई इसके नीचे यहाँ होती, तीसरी परछाई यहाँ होती, चौथी परछाई यहाँ होती। तो इस तरह से इस गिरने वाले पत्थर की जो हॉरिजॉन्टल शेडो है, यानी कि ज़मीन पर पड़ने वाली परछाई, उसका मोशन इस डॉट्स के अलोंग होता। मीन्स ये एक्स एक्सेस के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता। तो पहला मोशन हो गया इसकी ज़मीन पर पड़ने वाली परछाई का, मीन्स ये एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। तो ये मोशन होगा एक्स एक्सेस के अलोंग। अब हम बात करते हैं इसकी वर्टिकल परछाई। मान लेते हैं कि लाइट कहीं राइट हैंड साइड से आ रही होती तो बॉल की पहली परछाई यहाँ होती, दूसरी परछाई इस एक्सेस पर इधर होती, तीसरी यहाँ होती, चौथी यहाँ होती, पांचवी यहाँ होती और इसके बाद इस तरह से होती। अब हम देखते हैं अगर इन परछाई का मोशन चेक करें तो ऐसा लगेगा कोई पत्थर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ सिर्फ गिर गया है, कुछ इस तरह से कि यहाँ से पत्थर को छोड़ा और ये ऐसे गिर गया। तो ये मोशन भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन ये मोशन y एक्सेस के अलोंग है। तो दूसरा मोशन हुआ y एक्सेस के अलोंग। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी हम एनालिसिस करते हैं हमें 5 क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्वांटिटी हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम। हमने यहाँ पर x एक्सेस के अलोंग मोशन के लिए सभी के साथ एक सबस्क्रिप्ट x जोड़ दिया है और y एक्सेस के अलोंग के लिए सभी के साथ एक सबस्क्रिप्ट y जोड़ दिया है। अब हम इस 2 डायमेंशन मोशन को, जो कि पत्थर का मोशन है, इसको 2 अलग अलग मोशन में ब्रेक कर रहे हैं। एक मोशन x एक्सेस के अलोंग, दूसरा y एक्सेस के अलोंग। यहाँ पर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए टाइम दोनों जगह कॉमन ही रहेगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम पता लगाते हैं इन कंपोनेंट्स को हम कैसे निकालते हैं। कंपोनेंट निकालने के लिए वेक्टर रिजोल्यूशन काम में लेना होगा, और वेक्टर रिजोल्यूशन के लिए थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर r हुआ करता है, उसका थीटा एक एंगल है जो कि किसी डायरेक्शन के साथ बना हुआ है। तो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा r cos थीटा, मीन्स वेक्टर, उसके बाद कोसाइन, उसके बाद थीटा, ये उसका कंपोनेंट होगा। इस तरह से हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सभी के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। एक एक करके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है u। अब हमें चाहिए u का x कंपोनेंट, तो r की जगह हम मानेंगे u। जिस डायरेक्शन में हमें ब्रेक करना है वो x एक्सेस है, और इस u का x एक्सेस के साथ एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी 15 cos 0 डिग्री। इस तरह से हम इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब हम इसी का निकालते हैं y कंपोनेंट। इस u का y एक्सेस की तरफ कंपोनेंट निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे r cos थीटा के अकॉर्डिंग। पहले r की वैल्यू मीन्स वेक्टर, दिस इज 15, फिर cos, और y एक्सेस के साथ इसका एंगल है 90, तो यहाँ पर होगा 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है,
इस वजह से ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता लग चुकी है। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। यहाँ पर ये पार्टिकल टकराया ज़मीन पर, जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल टकरा रहा है उसी डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब इस फाइनल वेलोसिटी का एक्स एक्सेस के साथ वाई एक्सेस के साथ जो एंगल है वो एंगल तो हमें पता नहीं है। तो अगर वो एंगल हम फाई जैसा मान लें तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम इसका एक्स कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट पता लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट बनेगा। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होगा, मीन्स परछाई निकालनी होगी। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर इस तरह से कोई रॉड रखी हुई होती तो उसकी परछाई इस O से लेकर इस A पॉइंट तक पड़ती। अगर इस डिस्टेंस को हम OA लिखें या X लिखें तो वो होगा इस डिस्प्लेसमेंट का X कंपोनेंट। तो फिलहाल इसको हम X लिख लेते हैं। इसी तरह से इस OA का जो Y कंपोनेंट होगा, मीन्स Y परछाई होगी, वो होगा इस O से लेकर इस पॉइंट तक। और अगर इसको B मान लिया तो ये डिस्टेंस हो जाएगी OB, या इसको हम Y भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी हमें हाइट भी मालूम है, दिस इज़ 490 मीटर। तो Y कंपोनेंट 490 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 490 मीटर। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। जब ये पत्थर हमने फ्रीली फेंक दिया है तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा। इस पॉइंट पर अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को g मान लेते हैं तो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें देखना है इसी पॉइंट पर x कंपोनेंट और इसी पॉइंट पर y कंपोनेंट। इस g का x कंपोनेंट होगा ax और इस g का y कंपोनेंट होगा ay। अब हम कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट का फॉर्मूला ये है, पहले g वेक्टर लिखेंगे, दिस इज g, फिर cos और फिर x एक्सेस के साथ इसका एंगल। तो x एक्सेस के साथ इसका एंगल है 90 डिग्री, दिस इज g cos 90। cos 90 होता है 0, इसीलिए ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। y एक्सेस की तरफ निकालेंगे तो पहले वेक्टर g, y एक्सेस के साथ इसका एंगल, तो g की डायरेक्शन और y की डायरेक्शन के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ay की वैल्यू हो जाएगी -g। इससे हमें क्या पता लगा, x एक्सेस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है, मीन्स ये मोशन बिना एक्सेलरेशन का मोशन होगा, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन। और इस मोशन में जो 3 इक्वेशन हम निकालते थे उन इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम फार्मूले से काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर वो 3 इक्वेशन हमारे काम में आएंगी। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, जो टाइम यहाँ होगा वही टाइम यहाँ होगा। टाइम हमें नहीं मालूम है तो दोनों जगह हम टाइम को अननोन क्वांटिटी मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने 2 डायमेंशन मोशन को 2 अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन की फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है और एक ये दूसरा क्वेश्चन है। मीन्स अगर हमें 2 डायमेंशन मोशन समझना है तो हमें 1 डायमेंशन मोशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए और उसके साथ हमें पता होना चाहिए वेक्टर को यूज़ करने का तरीका। अब हम क्वेश्चन में दिए हुए 2 क्वांटिटीज़ को निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं टाइम। टाइम निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो या तो एक्स एक्सेस के अलोंग चलने वाले मोशन को देखें जो कि एक परछाई का मोशन है, या वाई एक्सेस के अलोंग चलने वाले मोशन को देखें
ये भी उसी पत्थर की परछाई का मोशन है। कहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसलिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो हमारे काम में आना है, वो है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम यहाँ देखते हैं हमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है और टाइम भी नहीं मालूम है। मीन्स 3 क्वांटिटी में से 2 क्वांटिटी अननोन है और ऐसे में हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं वाई एक्सेस के अलोंग मोशन की। इस मोशन में एक्सेलरेशन है, इसलिए हमें 3 इक्वेशन काम में लेने की इंडिपेंडेंसी है। अब हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारे काम की है। एक एक करके तीनों इक्वेशन को चेक करते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखने की है, इन इक्वेशन को हम 2 तरीके से यूज़ करना सीख चुके हैं। एक तरीका है स्केलर और दूसरा तरीका है वेक्टर। स्केलर तरीके में हम किसी भी डायरेक्शन को एनालिसिस नहीं करते थे, हम सिर्फ इतना मानते थे कि मोशन में वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव मानते थे। और दूसरा तरीका है वेक्टर, जिसमें हम हर क्वांटिटी की डायरेक्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि 2 डायमेंशन मोशन है, दोनों तरफ मोशन होने की संभावना हमेशा रहती है, ऊपर या नीचे, तो हम यहाँ पर वेक्टर वाला एनालिसिस करेंगे। अब एक एक करके तीनों को चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को, फाइनल वेलोसिटी अननोन है, टाइम भी अननोन है, एक्सेलरेशन मालूम है और इनिशियल स्पीड मालूम है। यानी इन 4 क्वांटिटी में से हमें v भी नहीं मालूम और t भी नहीं मालूम। इसका मतलब है इस इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 2 क्वांटिटी अननोन है। सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। s ये हमें मालूम है 490, इनिशियल स्पीड भी हमें मालूम है, टाइम अननोन क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी हमें मालूम है। मीन्स सिर्फ एक क्वांटिटी है जो अननोन है, तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को लिखा है -490। माइनस किस लिए लिखा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव वाई एक्सेस मानते हुए हमने इसको माइनस रखा। u की वैल्यू 0 होने से ये टर्म 0 हो गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू -g है, इसलिए हमने वहाँ -g रखा और यहाँ से हम t की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। t = 10 सेकेंड। यहाँ पर एक बात समझिए, हमने जो टाइम कैलकुलेट किया है वो सिर्फ इसकी वर्टिकल परछाई से किया है, लेकिन टाइम दोनों जगह सेम है, इसलिए इस पत्थर के नीचे आने का टाइम वही होगा जो इस परछाई के नीचे आने का टाइम है। मान लो ये पत्थर है और ये परछाई है, जब पत्थर नीचे गिरेगा तो परछाई उसके साथ साथ ही नीचे आ जाएगी। तो इस वजह से जो टाइम हम 1 डायमेंशन मोशन से निकाल रहे हैं वही आंसर 2 डायमेंशन मोशन का भी होगा। मीन्स पत्थर के नीचे आने का टाइम 10 सेकेंड ही होगा। अब हम निकालते हैं स्पीड। स्पीड जो निकालनी है, ये स्पीड पत्थर के ज़मीन पर टकराते समय की स्पीड है, मीन्स यहाँ की। तो अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, सिर्फ इतना पोर्शन जिसमें हम एक x बनाएंगे, एक v बनाएंगे, एक एंगल बनाएंगे और बाकी के एक्सेस बनाएंगे। हमें जो स्पीड निकालनी है वो है v। v एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा इसका x एक्सेस के अलोंग, मान लिया उसका नाम है vx, और ये वही vx है जो हमने यहाँ माना हुआ है। इसका दूसरा कंपोनेंट होगा y एक्सेस के अलोंग, तो नेगेटिव y एक्सेस के अलोंग इसका दूसरा कंपोनेंट मान लिया। ये वही कंपोनेंट है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये दोनों अननोन क्वांटिटी हैं। अगर हमें ये v पता लगाना है तो उसके लिए vx और vy ये दोनों अलग अलग पता लगाने होंगे, और vx पता लगाने के लिए हमें इसकी x परछाई वाला मोशन देखना पड़ेगा, मीन्स x कंपोनेंट का मोशन, जो कि ये वाला मोशन है।
और इसकी जो दूसरा कंपोनेंट है वी वाई, इसका पता लगाने के लिए हमें जो वर्टिकल परछाई वाला मोशन है वो देखना पड़ेगा, मीन्स ये वाला मोशन। तो पहले हम वी एक्स और वी वाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं वी एक्स। वी एक्स के लिए हमें इस मोशन को देखना पड़ेगा। इस मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0, और एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो जो वेलोसिटी इनिशियल थी यानी 15 cos 0 वही फाइनल वेलोसिटी रहेगी। cos 0 की वैल्यू है 1, तो ये 15 होगा, तो वी एक्स भी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये निकल गया है वी एक्स। अब हम निकालते हैं वी वाई। वी वाई के लिए ये मोशन चाहिए, और इस मोशन के सॉल्यूशन के लिए हमें उन 3 में से एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और हम उस इक्वेशन को यूज़ करके वी वाई की वैल्यू निकालेंगे। हम यूज़ कर रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v की वैल्यू है वी वाई, इस u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -g, और टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड, जो हम पहले निकाल चुके हैं। इस 10 सेकेंड की वैल्यू को t की जगह रखते हैं, और यहाँ से वी वाई की वैल्यू आ जाएगी -98 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मीन्स माइनस वाई एक्सेस के अलोंग। अब हमारी प्रॉब्लम है हम स्पीड कैसे निकालें। वी एक्स निकल चुका है, वी वाई निकल चुका है, तो पहले हम वेक्टर v निकालते हैं। ये हम जानते हैं किसी भी वेक्टर के अगर 2 कंपोनेंट हैं जो x और y डायरेक्शन में है, तो उसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। इस वेक्टर के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट होगा उसकी डायरेक्शन। हमसे पूछा गया है इस वेलोसिटी का स्पीड वाला पार्ट, और स्पीड होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने ये सीखा है कि दोनों कंपोनेंट को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें और उसका अंडर रूट ले लें तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो वी एक्स की वैल्यू है 15, वी वाई की वैल्यू है -98, दोनों का स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट लेते हैं तो हमें उसकी स्पीड पता लग जाएगी। तो v इज इक्वल टू 99 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं 2 डायमेंशन मोशन हमारे पास था, जो कि हमारा चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम उसको 2 अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन में ब्रेक कर लेते हैं, फिर अलग अलग ही सॉल्व करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो भी अप्रोप्रिएट होगा उसको यूज़ करके हम फाइनल रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। तो ये एक तरीका हुआ जिस तरीके में हमने सीखा कि किस तरह से 2 डायमेंशन मोशन को 1 डायमेंशन मोशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना है। 1 डायमेंशन मोशन के जितने फॉर्मूले और जितने मेथड हम जानते हैं उन्हीं से ये हमें सॉल्व करना है। लेकिन ये तो हमने एक एग्जाम्पल की मदद से किया। अब हम इसको फॉर्मली सीखते हैं किस तरह से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अलग अलग डायमेंशन में वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो P पॉइंट पर रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x एंड y। ये जो x कोऑर्डिनेट है वो वाकई में इस P पॉइंट से x एक्सेस पर डाला गया कोई प्रोजेक्शन हो तो ये वाली लेंथ उसके x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसको a मान लें तो OA लेंथ x कोऑर्डिनेट है, उसी तरह से OB लेंथ इसका y कोऑर्डिनेट होगा। अगर हम इस ओरिजिन O को P से मिला दें तो एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन O से लेकर P तक का एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। इस वेक्टर में अगर इसके कंपोनेंट ब्रेक किए जाएं, अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x होगा और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट y होगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
दैट इज आर कॉस थीटा, और ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस 90 माइनस थीटा। हम देख सकते हैं एक्स एक्सेस के अलोंग इसका एंगल थीटा है तो हमने थीटा रखा, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल 90 माइनस थीटा है तो हमने उसको 90 माइनस थीटा रखा। और ये हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए इसका y कंपोनेंट r साइन थीटा हो जाएगा। ये जो वेक्टर r हुआ ये वाकई में इस P पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अगर इस पोजीशन वेक्टर को इसकी कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं r वेक्टर के दो कंपोनेंट हुआ, पहला r cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट r sin थीटा। लेकिन ये हम जानते हैं कंपोनेंट भी वेक्टर्स होते हैं तो इनके साथ इनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सेस के अलोंग डायरेक्शन i कैप और y एक्सेस के अलोंग डायरेक्शन j कैप। तो इस तरह से इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो r cos थीटा है वो बेसिकली इसका x कोऑर्डिनेट है, तो इसके लिखने का तरीका ये भी हो जाएगा, दिस इज xi प्लस yj। तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर को लिखने का एक तरीका। अगर हमसे पूछा जाता है ये एंगल निकालना है तो हम इस एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस से tan थीटा निकाल सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर y और बेस है x और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y अपॉन x। किसी भी वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड r और दूसरा पार्ट होता है उसकी डायरेक्शन r कैप। तो यहाँ r का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस ट्राइंगल से हम देख सकते हैं r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लिखेंगे वेक्टर r इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सेस वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर के लिए उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन हम इस तरह से लिखते हैं और डायरेक्शन का एंगल निकालने का तरीका होगा ये। अगर अब इसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होगा ये समझते हैं। यहाँ हमने माना कि ये जो P पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट था वो 2 डायमेंशन मोशन करके Q पॉइंट पर पहुँच गया। जब Q पॉइंट पर पहुँचा ये इसका पाथ हुआ और ये इसकी फाइनल पोजीशन हुई। इस Q पॉइंट का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा जिसका नाम हम मान लेते हैं R डैश। जिस तरह से हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x y माना था तो Q के कोऑर्डिनेट को x डैश y डैश मान लेते हैं। अब हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल को फाइनल से मिलाने वाली क्वांटिटी दिस इज PQ, तो PQ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ एक ट्राइंगल बन चुका है, एक R वेक्टर से है, दूसरा PQ वेक्टर है और तीसरा R डैश वेक्टर है। ट्राइंगल का एडिशन लॉ हम यहाँ पर लगाते हैं और एडिशन लॉ क्या है, ये पहला वेक्टर इसके एंड से दूसरा वेक्टर जो तो तीसरा वेक्टर होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। उस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं R डैश ये इन दोनों का सम है और ये पहले वेक्टर R प्लस PQ वेक्टर के सम के इक्वल होगा। दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर हम देखते हैं वेक्टर PQ को हम लिख सकते हैं R डैश माइनस वेक्टर R, और ये दोनों डिफरेंस है तो डिफरेंस को लिखने का तरीका एक है डेल्टा R। आमतौर पर हम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं डेल्टा R इज इक्वल टू R डैश माइनस R। अगर हम R को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो R डैश को भी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में डेल्टा R बेसिकली इनका डिफरेंस हुआ। R डैश और R की x और y की वैल्यू में इनको रिप्रेजेंट करते हैं।
आर डैश की जगह रखा एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस आर की जगह रखा एक्स आई प्लस वाई जे। यहाँ पर हम देखते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। मीन्स जो डिफरेंस हम वेक्टर का निकाल रहे हैं वो डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी आ जाता है। मीन्स हम इसको किसी भी तरह से समझें, ये एक्स एक्सेस के अलोंग मोशन है, ये वाई एक्सेस के अलोंग मोशन है, तो वेक्टोरिकली भी हम समझ सकते हैं वहाँ पर होने वाला 2 डायमेंशन मोशन जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आता है तो ऑटोमेटिक 2 अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यही काम हमने उस एग्जाम्पल में भी किया था। तो अब इसको मैथमेटिक्स से करें चाहे हम इसको एग्जाम्पल से समझ के करें, करना हमें हर जगह यही है, 2 डायमेंशन मोशन को 2 डिफरेंट 1 डायमेंशन मोशन में ब्रेक कर देना है और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, वो सब हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और समझते हैं कि हम इनकी डायरेक्शंस डायग्राम में कैसे देखते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट में जैसे ही हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर डेल्टा आर की डायरेक्शन है ये, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही वाली हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते समय हमें वेक्टर को थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा और एंगल निकालने का तरीका तो हम जान ही चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट से हम एंगल निकाल सकते हैं। और इसी तरह से ये काम हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए भी करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए तीनों को लिखा है। ये है वेक्टर r जो कि आम तौर पर पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। 2 डायमेंशन मोशन में इनके 2 कंपोनेंट इस तरह से होंगे, एक्स वाई कंपोनेंट vx vy एंड ax ay। हर वेक्टर के 2 पार्ट होंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। इस मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका इस तरह से भी होता है, वेक्टर को मॉडुलस में रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सेम होगा हर जगह से, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर, उनका एडिशन और उसका स्क्वायर रूट। और डायरेक्शन लिखने का तरीका सब जगह सेम है, वेक्टर r इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सेस एंड एंगल इज tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो इस तरह से हम हर जगह जब भी हमें किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स मिलेंगे तो उनको हम इस तरह से ऐड करके सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें वेक्टर के साथ साथ डिफरेंशिएशन का भी यूज़ करेंगे। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर r इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, where t is in second and the coefficient have the proper units for vector r to be in meters. A. Find vector v and vector a of the particle, and b. Find the magnitude and direction of vector v at t equal to 1 second. यह है क्वेश्चन हमारे सामने। हमें एक पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है और इस पोजीशन में t आया हुआ है, t टाइम है, और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो इस t की वैल्यू चेंज होगी, मींस पार्टिकल की पोजीशन बदलती रहेगी। और पार्टिकल की पोजीशन बदलने का मतलब है पार्टिकल मोशन में है। और एक कमाल की बात है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये 1 डायमेंशन मोशन है या 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है, लेकिन पार्टिकल की पोजीशन तीनों एक्सेस पर दी गई है, मींस पार्टिकल 3 डायमेंशन पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है। हमें पता लगाना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना है, और ये पता लगाना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कितना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन दिखाई ना दे रहे हों तो आंख बंद करके वहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हमें वेक्टर r दिया गया है और हम जानते हैं वेलोसिटी निकालने का तरीका है डिफरेंशिएशन में
डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी डिफरेंशिएशन करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस r के डिफरेंशिएशन से हम वेलोसिटी निकालेंगे और डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला यहाँ पर काम में आएगा वो कुछ ऐसा है, d/dt ऑफ t रेज टू पावर n इक्वल टू nt(n-1). मैंने इस फार्मूले को t की फॉर्म में लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर t में ही डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस r का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें मिलेगी वेलोसिटी dr/dt। 3 एक कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिख देते हैं। इस dt का डिफरेंशिएशन करना है, दिस इज dt/dt, क्योंकि डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना है। उसके बाद i कैप है, फिर प्लस 2 भी एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू t, फिर j कैप है, उसके बाद है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम इसका डायरेक्ट 0 रख देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वेक्टर v इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 होगा, इट विल बी 3i कैप प्लस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2t होगा, तो 2 इंटू 2t दैट इज 4t j कैप। इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन का पहला पार्ट, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें मिल गई है, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें t के रेस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ये हम जानते हैं। तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो सिर्फ 4j बचेगा। तो हम देख सकते हैं इस पार्टिकल का मोशन अब थोड़ा क्लियर है। एक्सेलरेशन y एक्सेस के अलोंग है और उसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हुआ। वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में है, x में भी है और y में भी है। तो वेलोसिटी 2 डायमेंशन मोशन के अकॉर्डिंग है और इसकी पोजीशन 3 डायमेंशन मोशन में चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। पहले वेलोसिटी निकालते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो 1 सेकेंड यानी कि t की जगह 1 रखा जाए तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू, दिस इज 3i प्लस 1 रखने पर ये हो जाएगा 4j। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों हम निकालना जानते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज 5। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें इसका एंगल निकालना पड़ेगा। अगर उस एंगल को हम 5 मान लेते हैं तो वो एंगल होगा tan इनवर्स 4/3 मीन्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। अब इसको लिखने का तरीका, मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। डायरेक्शन को लिखना होगा तो हम बताएंगे वेलोसिटी v इज मेकिंग एन एंगल phi इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 विद x एक्सिस। तो ये एक क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने डिफरेंशिएशन यूज़ किया, वेक्टर का मैथमेटिकल तरीका यूज़ किया, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं अलग अलग कंपोनेंट हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। मीन्स 2 डायमेंशन मोशन को 1 डायमेंशन में ब्रेक करके ही हम रिप्रेजेंट करते हैं।